ये जो इन्वेंट्री है एफए में, एफए का चैप्टर इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री को हम लोग पहले स्टॉक मानते थे, स्टॉक भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी इन्वेंट्री यूज करते हैं नॉर्मली वर्ड एएस टू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू के अकॉर्डिंगली हम उसका वैल्यूएशन करते हैं। आपके सिलेबस में जो है उस थ्योरी के बाद वैल्यूएशन है, दैट इज प्राइसिंग ऑफ इन्वेंट्री है। ओके। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक हमने बहुत बार सुना है, बट स्टॉक है क्या? कितने फॉर्म्स होते हैं स्टॉक के? स्टॉक के थ्री फॉर्म्स होते हैं, एक रॉ फॉर्म होगा, दूसरा सेमी फिनिश और तीसरा होता है फिनिश गुड्स। रॉ फॉर्म, कहाँ पे रॉ फॉर्म कहाँ पे यूज होता है? जैसे फैक्ट्री में आप जब जब आप मंगवाते हो सामान को, रॉ मटेरियल्स को जिसको आपको प्रोसेस करना है, दैट इज कॉल्ड रॉ फॉर्म। और ईयर एंड हो जाने तक आपको अगर गुड्स पूरा फिनिश नहीं हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। ओके। सेमी फिनिश गुड्स को हम लोग WIP बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। एंड जब फिनिश हो जाता है, अगर उसी जिस ईयर में कर उसमें फिनिश हो जाता है, फिनिश जो गुड्स होगा उसे FG फिनिश गुड्स बोलेंगे। ओके। इन्वेंट्री, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हो क्या है। देखो, मीनिंग ऑफ इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज आर एसेट हेड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। टर्म देखो आप, आप जो भी स्टॉक, आप जो भी एसेट बाय करते हो वो सब सारे एसेट सेल के पर्पस से नहीं बाय करते हो। आप फिक्स एसेट बाय करो, प्लांट एंड मशीनरी सेल करने के लिए बाय करो, नहीं। बट इन्वेंटरी स्पेसिफिकली फॉर सेल है, ठीक है ना। एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब सपोज आज साल में तुम 10 ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसको, दैट इज नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रेगुलर ट्रांजेक्शन हो रहा है, रेगुलरली आप उसको सेल कर रहे हो। मान लो आप कंप्यूटर सेल करते हो और आज आपके पास जो मोबाइल फोन है दो तीन, उसको आपने सेल करवा दिया, दैट इज नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है रेगुलर सेल होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे। हाँ, अगर बहुत बड़ी बड़ी कुछ मशीनरी है जिसको आप लेस देन 100 में बेचते हो, वो चलेगा, क्योंकि वो इंटर बहुत एक्सपेंसिव होता है, इंटरवली ऐसा होगा, हर कंपनीज नहीं बाय करती है, इसलिए रेगुलर या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल। आप वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स किस लिए प्रोड्यूस करते हो? सेल करने के लिए। जैसे फिनिश गुड्स, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो सेल करने के लिए। कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो गुड्स को आपको प्रोडक्शन में चाहिए होगा, दैट इज आल्सो इन्वेंटरी, दैट इज रॉ मटेरियल, दिस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल, दिस इज कॉल्ड फिनिश गुड। क्लियर है? इंक्लूड बोल दिया रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये तीन फॉर्म है। क्लियर है अच्छी तरह से आप लोगों को? ऑब्जेक्टिव होल्डिंग इन्वेंट्री, आपको स्टॉक आपके पास होने चाहिए कंपनी में, क्यों? ताकि बिजनेस स्मूथली चल पाए। अचानक से कोई डिमांड आया, आपके पास वो है ही नहीं एसेट, स्टॉक ही नहीं, तो फिर मुश्किल होगा। इसलिए बिजनेस स्मूथली आपका काम चलता रहे उसके लिए, टू इंश्योर स्मूथ फंक्शन एंड द सेल्स, टू अवॉइड स्टॉक आउट्स। व्हाट इज स्टॉक आउट्स? प्रोडक्ट खत्म हो जाना, दैट इज कॉल्ड स्टॉक आउट। ओके। टू टेक एडवांटेज ऑफ बल्क बाइंग एंड डिस्काउंट, अगर आप बल्क में सामान रॉ मटेरियल्स बाय करते हो तो यू गेट सम डिस्काउंट, उसके लिए भी जरूरत होता है होल्ड करना, टू मीट अनएक्सपेक्टेड डिमांड। सारे टर्म क्लियर है? आगे बढ़ो ना। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटरमाइंस द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन सही रखना पड़ेगा। अब इसमें जब सही रखने की बात होती है तो भैया क्या वैल्यू रखोगे? तुम बोलोगे मैम इसका कॉस्ट मेरा लगा है 1 लाख रुपीज, वो इरेलीवेंट होगा अगर मार्केट प्राइस डिफर करे तो। मार्केट प्राइस अगर 80,000 हो गया है तो आप 1 लाख लिख के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया, बिकॉज जब उसको सेल करोगे आप तो आपको तो उतना प्रॉफिट मिलेगा नहीं, तो आप पीएल में सही प्रॉफिट नहीं दिखा पाओगे, मतलब बैलेंस शीट में सही चीज नहीं दिखा पाओगे और सही प्रॉफिट नहीं नजर आएगा, बिकॉज जितने भी डिवैल्यूड होते हैं उसका ट्रांजेक्शन लिखना पड़ेगा। आपको वहां पे इन्वेंट्री में दिखाना पड़ेगा भाई इट इज डिवैल्यूड, या फिर वो बढ़ता है तो फिर लिखो। बट हम लोग कौन सा कंसेप्ट रखते हैं? हिस्टोरिकल कंसेप्ट में क्या बताते हैं भाई? कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, ये लिखने के लिए। ठीक है। मार्केट प्राइस हो गया 1.5 लाख रुपए, 1,20,000, बट आपको 1 लाख रिकॉर्ड करना है। ओके। यहाँ पे टर्म मैंने आपने देखा होगा NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एक्चुअली ये टर्म यूज होता है जब गुड्स उतना ऑब्सोलेट हो जा रहा है या फिर क्या हो गया है, वो गुड्स कुछ खराब है तो उसको मार्केट में कम में ही मिलता है, तो NRV जब भी देखो तो वो लेस वैल्यू होता है। तो मार्केट प्राइस एंड NRV दोनों को सिनोनिम्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक। तो टू डिटरमाइन द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, शो एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन, वही बात है, स्टॉक अगर तुम्हारा डिवैल्यूड हो गया है
कम हो गया तो आप हाई प्राइस में दिखाने का मतलब है सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखा रहे हो, बैलेंस शीट सही नहीं हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, दैट इज प्राइसिंग, प्रोडक्शन, परचेजेस। आपको अगर वैल्यू पता है उसका, तो किस प्राइस में, वैल्यू का मतलब है क्या क्या क्वांटिटी है क्या प्राइस में, अगर प्राइस पता है तो उस हिसाब से आप क्या प्रोडक्शन कर सकते हो। ओके, प्रोडक्शन किसको करना चाहिए या नहीं, बिकॉज पता है तुमको जो प्रोडक्ट जो आप लोग कब बाय करते हो सामान ज्यादा, नॉर्मली ब्लॉक डिमांड क्या बताता है, जब आप सामान का प्राइस कम होगा तो आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, कंज्यूम का मतलब ज्यादा बाय करोगे। लेकिन जो जो ओनर्स, जो फैक्ट्री में जो काम, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, उन लोग किंतु वो सोचते नहीं, बोलते कि इसका वैल्यू अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। इसी तो सप्लाई एंड डिमांड को हम लोग मैच करके इक्विलिब्रियम में लेकर आते हैं। तो यहाँ पे बोला हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, क्या प्राइसिंग रखना होगा नए प्रोडक्ट का, प्रोडक्शन का, परचेस कितना करना है, ये सारे डिसीजन लेगा। इंश्योर कंपैरेबिलिटी, ensure comparability across accounting periods। अगर आप सही मेथड अप्लाई करते हो, जैसे आज अगर वो रखते हो कि हम भाई कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर में लिखेंगे, ओके, नेक्स्ट ईयर भी हर कोई कंपनी वैसे ही रिकॉर्ड करेगा और तुम भी नेक्स्ट ईयर में वैसे रिकॉर्ड करोगे, तो कंपैरिजन ठीक हो पाएगा ना। लास्ट ईयर में तुमने रख लिया कि नहीं भाई जो हाई प्राइस होगा उसमें लिखेंगे, और इसे तुम चेंज कर रहे हो मेथड, तो मेथड चेंज करने से भी प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात है दूसरी कंपनी भी कैसे मेथड में प्रोसेस, यार आप लोग क्यों AS2 फॉलो करते हैं, हर कंपनी क्यों AS2 फॉलो करते हैं, ताकि सबको यूनिफॉर्म वे से अप्लाई कर सके मेथड को, और फिर हम लोग देख सके भाई मेरी कंपनी कितनी प्रॉफिट करी, उसकी कंपनी कितनी प्रॉफिट करी, कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इंश्योर कंपेरेबिलिटी अक्रॉस द अकाउंटिंग पीरियड्स, फुलफिल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट। आपको AS2 फॉलो करने हैं, AS2 में जो बातें बोलूंगी इसके लिए आपको ठंड लग रही क्या, समझ में आ रही, आपको क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो ये हो गया मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, समटाइम्स को बोलते हैं प्राइसिंग ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस है, फीफो लिफो वेटेड एवरेज, ये तीन है, और सब सिंपल एवरेज भी होता है, वो मैं लिखी नहीं हूँ बट सम्स मैं करा दूंगी, और है मार्केट प्राइस बेसिस में NRV। ठीक है, यहाँ तक लिख चुके हो आप लोग, हाँ। फीफो का मतलब है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब क्या होता है, भाई सामान आप इन्वेंट्री स्टॉक में लेकर आए, हाँ? आपने पर यूनिट में 10 रुपीज पे किया है, ओके, पे कर दिया, अब वो सामान जो है स्टॉक स्टॉक जो मेंटेन करते हैं उनके पास है, वो लोग ना स्टोर लेजेस बनाते हैं, आपको पता होगा स्टोर लेजेस बनाते हैं, उसमें कितने भी मटेरियल आया है वो लिखते हैं, ओके। मटेरियल आके फिर वो फैक्ट्री में भेजते हैं सामान को बनाने के लिए, यहाँ तक का काम है, यहाँ तक की बातें समझा रही हूँ, फिनिश गुड्स की बात नहीं बता रही हूँ। रॉ मटेरियल आया, बाहर से बाय किया और अपने फैक्ट्रीज में भेजा बनाने के लिए, जब वो आता है तो आप परचेस प्राइस लिखते हो, और जब वो चला जाएगा तो उसे इशू बोलते हैं, सेल नहीं बोलते, इशू बोलेंगे, या परचेस भी बोल सकते हैं जब आता है, तो या रिसीव भी बोल सकते हैं, रिसीव कर रहे हो, ओके। मान लो वो 10 रुपीज में आपने बाय किया, आपने रिसीव किया 10 रुपीज में, ओके, फिर आया इसका सम है बताऊंगी, फिर आपने जब आपने एक और बाय किया जिसका प्राइस है 15 रुपीज, दो प्राइस मालूम चल गया आपको, देखिए उसमें लिखने दे रहा है कि नहीं, ओके। मान लो आपने आपने एक ही क्वांटिटी बाय की है, ओके, एक क्वांटिटी बाय की है से 10 रुपीज में, फिर दूसरी बार फिर आपने दो क्वांटिटी बाय की है जिसका प्राइस हो गया 15 रुपीज करके, तो भाई यहाँ पे तो 10 आ गया तुम्हारे पास वैल्यू, यहाँ पे हो गया 30, राइट। ये क्या है अपना प्लस हो रहा है स्टॉक, ये सारे प्लस हो रहा है। अब आप माइनस कर रहे हो, माइनस का मतलब इशू कर रहे हो, कितना इशू कर रहे हो, सिर्फ दो क्वांटिटी इशू कर रहे हो, क्या होगा प्राइस इसका, किस प्राइस में, वो नहीं गिवन होगा आपके पास, कितना वैल्यू में आप इशू करने वाले हो, बता रही। इन केस ऑफ फीफो, फीफो क्या बताता है कि भाई आप जब इशू करोगे दो क्वांटिटी, तो इसमें से वन क्वांटिटी का प्राइस आप रखो 10 रुपीज, और एक और क्वांटिटी का प्राइस रखो आप 15 रुपीज, तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो कितना का बचेगा, बैलेंस, बैलेंस कितने का बचेगा बचे, बैलेंस बचेगा वन क्वांटिटी ऑफ एट द रेट 50,
ये कौन सा मेथड हुआ, आपने जब इशू कर रहे हो तो सबसे पहले ये वाले स्टॉक को माइनस किया है, देख पा रहे हो तुम, ये वाले स्टॉक को माइनस किया फिर इसको लिया है, दैट मीन जो फर्स्ट आया है उसे फर्स्ट आउट करो, फर्स्ट जो इन हुआ है उसे फर्स्ट आउट कर रहे हो, फर्स्ट जो इन हुआ है उसे फर्स्ट आउट कर रहे हो, इशू कर रहे हो, यही है फीफो। दूसरा प्रोसेस लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट आया होगा 15, हाँ कुछ करें, जो लास्ट आया है ना यहाँ पे, जो लास्ट इन हुआ है, लास्ट जो इन हुआ है उसे हम लोग आउट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया लिफो और ये हो गया हमारा फीफो। क्लियर है बच्चे? वेट एवरेज कैलकुलेशन समझा दूंगी बाद में। नेक्स्ट स्लाइड। ये था एलसीएम मेथड, एलसीएम का क्या बताते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट रूल, एलसीएम बता दी हूँ तुम्हें थ्योरी पहले, अभी हम समझ में आ रहा, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। भाई वो लोग ऐसे करते हैं कि जो, मतलब तुम्हें पता है कि तुमने खरीदा है बाइक है 1 लाख रुपीज से, मार्केट प्राइस 1,20,000 मिलेगा ही, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म बताता है जो प्रॉफिट अभी तक हुआ नहीं है ना उसको रिकॉर्ड मत कीजिए, जो प्रॉफिट हुआ नहीं है ना उसको रिकॉर्ड मत, लोग ना कंजर्वेटिज्म उन लोग मतलब इस कंसेप्ट कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट मतलब भाई अब प्रॉफिट को जब तक हो ना जाए ना तब तक रिकॉर्ड मत कीजिए, मतलब अब तो स्टॉक रख रहे हो ना, सेल तो नहीं हुआ तो आप उसको उसमें रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, सेल होगा तो दिखा तो मार्केट प्राइस में सेल हो रहा है, जो कम होगा उसमें रिकॉर्ड करना है, क्लियर है। नेक्स्ट, inventories should be valued at lower of cost, that is actual purchase या फिर production cost, और market value या फिर INRB risk expected selling और pre price selling cost, ठीक है ना, expected selling price और selling minus selling cost, ये किस में आ रहा है, हाँ यहाँ पे मुझे बताना है, this is actually NRV, दिस इज एक्चुअली एनआरबी, आप लिख के रखो, एनआरबी बताता है कि अगर वो सामान खराब हो ना थोड़ा, अगर वो सामान खराब हो थोड़ा, उसको सेल करने के लिए आपको खर्च करना पड़ता है, कुछ ब्रोकरेज देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा खर्च लगेगा, इसलिए बोले एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट, क्लियर है। ओके, ये एनआरबी का मतलब है, देखो कॉस्ट प्राइस 100, मार्केट वैल्यू इज 90 में, ये तो नॉर्मल बात है कि जो कम है उसमें रिकॉर्ड करना, बट एनआरबी में नॉर्मली जो सेलिंग प्राइस होता है उससे भी कम में हम लोग सेल करते हैं, क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। Importance of LCM rules prevents overstatement of assets and profits. Prevent overstatement of assets and profit. LCM का मतलब है ऐसा प्रॉफिट हुआ नहीं है, हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ज्यादा नहीं क्यों रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल बात है ना, मार्केट वैल्यू जितना भी हो, मार्केट में तो फ्लक्चुएट करता है ना, बढ़ रहा होगा तो फ्लक्चुएट करता है, तो हम ज्यादा में रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज इट विल सेल नहीं हुआ, वो प्रॉफिट सही नहीं दिखाता है। रिकॉग्नाइजेस पोटेंशियल लॉसेस अर्निंग, अगर अगर अब उल्टा सोचो, मार्केट वैल्यू अगर कम हो गया तो कम में रिकॉर्ड करो कि वो तो और कम होगा ना, मार्केट वैल्यू कम की तरफ तुमने कॉस्ट किया 1 लाख, बट मार्केट वैल्यू तो 90,000, तो बहुत ज्यादा चांस है कि 90 से कम होगा, इसलिए इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द रियलिस्टिक पिक्चर, ठीक है, इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो रियलिस्टिक, सही सही पिक्चर्स दिखाना है, और यहाँ पे इन्वेंट्री असर्टेनमेंट, अच्छा, इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करते हैं, प्रैक्टिस जाके फिजिकली चेक करना इन्वेंट्री को, मतलब क्या हो गया, फिजिकल वेरिफिकेशन बोला जाएगा, आपने देख रहे बुक्स में दिखा रहे कि ये ऐसे है, प्रैक्टिकली है कि नहीं देखो जाके स्टॉक में मिलाओ,
इवन फिक्स एसेट में भी यही करते हैं लोग। फिक्स एसेट में मशीनरी को चेक करते हैं, जैसे जो वैल्यूएशन लिखा भी है कि नहीं। बहुत बार तो देखा है कंपनी और फ्रॉड की मशीनरी शो कर रहे हैं, एसेट को बढ़ा के दिखाएगा बट एक्चुअली मशीनरी है भी नहीं। ऐसा भी होता है, पता है ना। तो इसी तरह का आप एक्चुअली देखो स्टॉक है, बुक्स में दिखा रहा है, बट प्रैक्टिकली जाके देखोगे कि कुछ खराब भी हो सकता है, थेफ्ट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरत है करनी। ओके, फिजिकल वेरिफिकेशन थ्रू द काउंटिंग, मेजरिंग और वेइंग। काउंट करने वाला है तो काउंट कीजिए, मेजर करो या फिर वे करो, मतलब क्वांटिटी देखो, सॉरी केजीस में कितना है, वेट चेक करो। असाइन वैल्यू यूजिंग एप्रोप्रिएटिव वैल्यूएशन मेथड। आपको वैल्यूएशन को से वैल्यू असाइन करना है। टोटल इन्वेंटरी वैल्यू का मतलब है क्वांटिटी प्लस इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। नंबर 9, इन्वेंटरी रिकंसिलेशन। ये क्या हो गया, फिजिकल कंपेयर करना, फिजिकल स्टॉक जो है और फिर बुक स्टॉक, तुमने जो रिकॉर्ड है उसमें वेरिफिकेशन चेक करना है और आप कंपेयर करो कि भाई क्या है, कितना कितना वैरी कर रहा है। इन्वेस्टिगेट डिफरेंसेस, क्यों हो रहा है भाई, ड्यू टू थेफ्ट, लॉस, डैमेज, ऑप्शनल्स, किस लिए हो रहा है, और उसे अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो, मैच करो स्टॉक। वेरिफिकेशन करके रिकंसाइल करना है आपको, क्लियर। नंबर 10, आपने पढ़ा है समरी, जो भी इन्वेंटरीज का मतलब क्या हो गया, वाइटल करंट एसेट्स है ये। इन्वेंटरी तो करंट एसेट्स में आता है। वैल्यूएशन, इम्पैक्ट, प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, एलसीएम रूल इंश्योर्स प्रूडेंस, एक्यूरेट असर्टेनमेंट एंड रिकंसिलेशन, रिलायबल अकाउंट। ठीक है, इतना कुछ ये जो समरी है। अब यहाँ पे सम्स कराऊंगी, तो इससे पहले तक का आपको लिख लो पहले, फिर यहाँ पे मैं सम्स को दूंगी। आप कौन सा स्लाइड में हो, फिफ्थ, फिफ्थ में, सिक्स, सिक्स वाला हो, सिक्स हो गया देखो, तो एलसीएम में। अच्छा एक काम करो, तुम्हारा हो गया, तुम इस सेवेंथ लिखो, तुम यहाँ से सिक्स देख सकते हो। ये भी आई। हाँ, FIFO first in first out. Under FIFO, goods purchased or produced first are assumed to be consumed or sold first. बताइए। अब अगर मैं जो पहला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही हटा दूं तो मेरे पास रिमेनिंग जो स्टॉक बचेगा, वो जो वैल्यू होगी वो लास्ट कॉस्ट प्राइस होगा, लेटेस्ट परचेसेस का प्राइस होगा, जो भी करके दिखा दिया। तो ओके, नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग सम्स देख सकते हैं। ये डेट है Jan 1, 5th, 10th एंड 15th। फर्स्ट में आपके पास ओपनिंग स्टॉक थी जिसका यूनिट्स है 20, 200 सॉरी, वेट है 10 और 2000 वैल्यू है। फिर आपने परचेस किया 300 at the rate 12, परचेस 500 at the rate 14। बट देखो सोल्ड, सोल्ड या फिर इशूड, सोल्ड खुले ना बेटा, नहीं गए बेटा, जैसे पापा का जो था मैं ठंडा से को तुम्हें वाटर खेना है। तो यहाँ पे देखो सोल्ड या इशूड माना जाएगा। ओके, तो वो 600 का किस प्राइस पे निकालोगे आप। ओके, डिटरमाइन, स्टेप 1 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो ओल्ड स्टॉक गोज फर्स्ट, जो पहला स्टॉक था। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम जनवरी, इसमें क्या होगा, सोल्ड कितना हो रहा है, देखो सोल्ड कितना 600 यूनिट्स है। ओके, पहला ले रहा है जनवरी से स्टॉक ले रहा है, 200 से ले रहा है। यहाँ से देखो, पहला है जनवरी का स्टॉक ले रहे हैं, 200 प्राइस ले लिया हमने। ओके, 600 लेना है ना, फिर 300 भी चाहिए, टोटल कितना हुआ, 500 हो गया, और फिर 100 यहाँ से ले लेना। ओके, तो आपके पास जो बचा है अभी रिमेनिंग, इसमें अभी भी 400 बचा है। ओके, 400 at the rate 14 हो जाएगा आपका, कितना अमाउंट होता है, 400 into 14 कितना अमाउंट हो जाएगा, बताओ, 14 फोर जा 64, 6400। ओके, और ये 600 का तो सोल्ड ही है, तो ये तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हो गया। देखो तो 5600 बता रहे हैं बचा हुआ, देखो तो 414 कितना होगा, 5600। ओ पहले सॉरी कैलकुलेशन,
टेबल मेरा भी रॉन्ग हो गया, 5600 होगा। ओके, हाँ। वही बताया, ठीक है ना, क्लियर है? हाँ। यहाँ पे बता दिया। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सेल कर रहे हो, तो सेल का कॉस्ट यहाँ बताया गया। देखो इस पे 10 लिया है तुमने, इसमें 12 लिया, इसमें 4 मल्टीप्लाई करो, तो ये जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है? कॉस्टिंग का सम किसमें काउंट्स की एक चैप्टर दिया सपना सम। ओके, अब जो कॉपी कर लेना शॉर्ट में, वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। कैसे कॉपी? ऐसे कॉपी में क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, जस्ट डेट वन ऐसे भी लिखो, डेट ओपनिंग स्टॉक है पूरा, या क्लिक कर लो आप। तो मैं हटा दूं क्या हाँ। इसको? ये तो रब नहीं होगा मेरे ख्याल से, दूसरा सिस्टम हो गया इसका। अब होगा जरूर, तो बगल में देखे वो इरेजर है। ये ना, हाँ। राइट, मुझे इसका लगा था सेविंग का कुछ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन फीफो मेथड पे। ओके, ये क्वेश्चन है, ये जो सम्स आता है पहले भी किया है, ओपनिंग स्टॉक 200, सेम थिंग है ना, सेम क्वेश्चन है आपका। इसको सॉल्व, ये है तुम्हारा सोल्यूशन जो करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है ये ना, ठीक है? तो यहाँ पे कैसे करें, जो मैंने समझा है, ओपनिंग स्टॉक है। ओके, पहले ओपनिंग स्टॉक बैलेंस, यहाँ पे कॉलम बना लेना, टेबल शो नहीं कर रहा है, कल बनाई थी मैं। ओके, तो वैसे ना जैसे स्कूल में। हाँ, स्कूल में जैसे खेल, इन लोगों के स्कूल में भी था। अच्छा। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक है 200 @ 2000 था, परचेस अपने 12 से किया, वो भी अलग से लिख दे रहे हो। 500 to 14, ये भी अलग से लिख दिया आपने। अब जब इशू कर रहे हो तो उसी का डिवीजन है, 600 इशू कर रहे हो, 200 इस रेट में ये करके कर ले रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक है। आपको प्लीज ये तो लिखना ही पड़ेगा, तो स्लाइड लिख लो क्या, या खुद ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन लिख लो पहले, ये लिख के मैं शूट दे दूँ। ছিঁড়ে গেছে সন্তান, ছিঁড়ে যাবার স্বপ্ন দেখেছি। দেখো তুমি আবার ছিঁড়ে আবার ছিঁড়ে গেলে কি করে হবে? তো 10 টাকা দাম নয়, দেখলাম কিভাবে দেবে। কেন কি তুমি এটা বের হয়েছে বলে তোমার ডক্টরের কাছে যাবে, স্কিপ দেখ বুঝছে। कॉपी कर लिया अपने क्वेश्चन, सोल्यूशन खुद करो ना, जस्ट हेडिंग लिख के बिना देखे करने की कोशिश करो।
ये लिखो चला है ये रहा। ये बाहर से कुछ का खा लो। हाँ, बाहर का नहीं था। मैंने इसका खाया। बैग से वो दीदी बंद पढ़ के बाद ना वो दीदी कुछ और कहने छोड़ दिए से खाते उसको इसे भटका छोड़ दिया बोलो क्या छोड़ा तुमने डर्टी डर्टी वाटर यूज कर रहे थे और ये नहीं बाड़ी थी बाड़ी बाई एग्जाम में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। और कौन लग रहा है? हाँ बिल्कुल कॉलम तो बनाने की जरूरत नहीं आप पहले ऐसे ही कर लो ना जैसे लिखा हुआ है उतना कॉलम मत बनाओ तुम्हें भूख लगे तो इतना टाइम मत वेस्ट करो तो कुछ तो अगर कोशिश से कॉलम कितने बहुत बजे हैं? साढ़े 4:30 बाद। काफी तक सो गए ओके समझ में आया चलो नेक्स्ट क्लास आपको थर्सडे लगेगी थर्सडे थर्सडे यहाँ पे आना है ओके बाकी मैंने क्लास को भी बता थर्सडे मैम कितने बजे? बताओ थर्सडे इस टाइम पे रखना है 2 o'clock रख के